नमस्कार, प्राइम डिबेट पे आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। संगम नगरी में 2 दिनों तक बीजेपी ने चिंतन किया, मंथन किया। मौका राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का था। पीएम मोदी ने पदाधिकारियों की बैठक में ही संगठन में बदलाव के संकेत भी दे दिए और आज जिस तरीके से परिवर्तन रैली को संबोधित किया उसमें भी इस बात के साफ संकेत आ गए कि सपा और बसपा की जुगलबंदी की तरफ इशारा करते हुए पीएम मोदी ने यह संकेत दे दिए हैं कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के रण को फतेह करने के लिए और टारगेट 265 प्लस को पाने के लिए बीजेपी ने ताल ठोक रखी है, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने यह भी संकेत दे दिए कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी संगम नगरी में जो हुई है और जिस तरीके से बीजेपी के दिग्गज यहां पर जुटे हैं और उसके बाद यह मैसेज दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, उत्तर प्रदेश में भाई भतीजावाद है, उत्तर प्रदेश में आम आदमी सुरक्षित नहीं है, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है। यह ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के बीजेपी ने यहां पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद क्या संकेत निकल रहे हैं। जिस तरीके से पदाधिकारियों की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि संगठन में बदलाव होगा, तो क्या उत्तर प्रदेश में टारगेट 265 प्लस को पाने के लिए बीजेपी संगठन में कोई बड़ा बदलाव करने वाली है? क्या कुछ नए चेहरों को सामने लाया जा रहा है? क्या युवाओं को सामने लाया जा रहा है, या फिर जो वर्तमान में हैं, जो कि काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो बड़ी चर्चा के हैं। साथ ही साथ ये भी सवाल है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिसकी की सरकार है, उससे लोहा लेने के लिए, उससे टक्कर लेने के लिए बीजेपी विकास के कामों को, उत्तर प्रदेश सरकार के विकास के कामों को लेकर के क्या एक टकराव की स्थिति में भी आएगी? इस सब पर चर्चा करेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि आखिर टारगेट 265 प्लस को पाने के लिए अब बीजेपी ने क्या रणनीति बनाई है और इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर प्राइम डिबेट में आज खास चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान है आईपी सिंह है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुबोध श्रीवास्तव कांग्रेस के नेता है, वंदना हमारे साथ हैं जो कि सपा महिला सभा की नेता है, और साथ ही साथ ब्रजेश शुक्ला जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आईपी सिंह साहब, आप सबका स्वागत है प्राइम डिबेट में। वंदना जी आपका भी और ब्रजेश जी आपका भी और साथ ही साथ सुबोध जी आपका भी। आईपी सिंह साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, ये जानना चाहेंगे कि आखिर इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद क्या संकेत निकल के आ रहे हैं, क्या रणनीति आपकी पार्टी ने तैयार की है टारगेट 265 प्लस के लिए? देखिए अनुपम, सबसे अहम बात यह हो जाती है कि प्रयागराज संगम पर 105 साल पहले 1910 में कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति की वहां बैठक हुई थी। कांग्रेस बैठी थी, राष्ट्रीय पार्टी थी। आज भी कहने को 130 वर्ष की ये पार्टी हो गई है, लेकिन कोई राष्ट्रीय पार्टी पहली बार इलाहाबाद में संगम तट पर बैठी है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर के साथ गोवा, इनसे 5 राज्यों के चुनाव है, उस पर निश्चित रूप से विचार विमर्श हुआ, मंथन हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश अहम राज्य है जहां से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ करीब 73 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतकर इतिहास रचने का काम किया था। और जनता परिवर्तन चाहती है, सपा बसपा से ऊब चुकी है। एक बार सपा, एक बार बसपा, और दोनों एक दूसरे को कहते रहते हैं कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। लेकिन 5 वर्ष का वक्त बीत गया, न दौलत की बेटी ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया, और 4.5 साल का वक्त बीत गया, न श्री अखिलेश यादव न समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार पर कोई काम किया। तो अगर देखा जाए तो कानून व्यवस्था के लिहाज से सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश की है। बिल्कुल लखनऊ के अंदर बहन बेटियों की, यहां तक कि राजधानी, ये मसला आपकी पार्टी भी उठा चुकी है। सिंह साहब, मैं यहां पर जानना चाहूंगा, ये समझाने की आप सीएम आवास और डीजीपी आखिर कार्यालय के बदलाव की जो बात कही गई है टारगेट 265 प्लस को पाने के लिए संगठन में किस तरीके का बदलाव बीजेपी करने वाली है, क्या कर दी जाती है? देखिए, अभी तो बीजेपी में बदलाव हुआ है। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा विषय है कि वो क्या चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं, क्योंकि 6 महीने से अधिकतम 6 महीने उत्तर प्रदेश में चुनाव बचा है। इस लिहाज से देखा जाए उनके मन में कुछ न कुछ निश्चित रूप से बातें चल रही होंगी, जिसका इजहार उन्होंने क्या लगता है जो वर्तमान में लोगों का फीडबैक सही नहीं जा रहा किया है। लेकिन एक बात साफ मैसेज उन्होंने दिया कि आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में, एक मिनट,
अगर मैं दुनिया में जाता हूं, अगर स्विट्जरलैंड जाता हूं या अमेरिका जाता हूं, जहां मेरा स्वागत और अभिनंदन होता है, भारत में भी जिस कोने में भी जाता हूं वहां स्वागत अभिनंदन होता है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के नाते होता है, क्योंकि भारत में प्रधानमंत्री बनने का जो मैं बना वो उत्तर प्रदेश की देन है। भारत के गृह मंत्री उत्तर प्रदेश से है, भारत के सुरक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश से है। ये तमाम अहम बातें आज माननीय प्रधानमंत्री जी। चलिए सिंह साहब, मैं आऊंगा आपके पास। वंदना जी भी हमारे साथ हैं। वंदना जी, बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी और बसपा की उत्तर प्रदेश में जुगलबंदी चल रही है और उसी को लेकर पीएम मोदी ने आज आपकी पार्टी पर और बीएसपी पर हमला बोला है। क्या कहेंगे आप? सपाइयों तक सीमित है, विकास बसपाइयों तक सीमित था। देखिए, चूंकि हमारी पार्टी ने जो भी वादे किए थे अब तक वो उन्होंने पूरे किए हैं और 5 साल किसी भी पार्टी के लिए एक काम करने के लिए भी किसी भी प्रदेश में चाहे विदेश में वो बहुत कम है। आप एक बार दोबारा अगर समाजवादी पार्टी को मौका देते हैं तो निश्चित ही रूप से जो भी एक छोटे मोटे जो भी चीजें जो भी चेंजिंग रह गई है वो टोटली दैट विल बी। लेकिन वंदना जी, काम किए कानून व्यवस्था, गुंडागर्दी, भाई भतीजावाद, ये सबको लेकर भी बीजेपी आप पे हमला कर रही है और जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था तो एक बड़ा मसला आपकी सरकार में है ही। 4 साल श्री मुलायम सिंह की सरकार थी, 2003 से 2007 तक। प्रश्न अनुपम जी देखिए, कानून व्यवस्था के नाम पे आप ये देखिए कि और भी बीजेपी की भी सरकार रही है पहले भी, उस समय भी कितने दंगे हुए, कितनी चीजें। ये चूंकि सांप्रदायिक पार्टी है बीजेपी टोटली, और उन्होंने जो जो कहा, आप मुझे बताइए कि कितने सालों से वो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी साहब, उन्होंने कौन कौन सी चीजें पूरी की हैं देश में, आप बताइए। काला धन लाने को उन्होंने बोला, कौन सा आज कितने साल हो गए, 2016 की शुरुआत हो गई, क्या उन्होंने दिया है, आप बताइए। वंदना जी, सुबोध जी के पास में जाऊंगा, सुबोध जी से जानूंगा। सुबोध जी, आपकी पार्टी किस तरीके से देख रही है? प्रधानमंत्री संगम नगरी में आकर के 2 दिन तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बीजेपी की बैठक होती है, सपा बसपा की जुगलबंदी उत्तर प्रदेश में चल रही है, कांग्रेस किस तरीके से देखती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी हुई है इलाहाबाद में, ये उनका अपना दलीय मामला है। ये आपकी प्रतिक्रिया, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता था कि उनके तमाम मंत्रियों ने बसपा की उत्तर प्रदेश में स्नान करके अपने पाप आपकी पार्टी धोए किस नजरिए से हैं, तो देखती कम से है? कम मोदी जी भी एक बार धो लेते, वहां पर स्नान कर लेते, तो कम से कम जो गुजरात दंगों के दाग है वो धुल जाते उनके। कोशिश करके उनको देखना चाहिए था, लेकिन मोदी जी ने संगम में स्नान नहीं किया वहां जाने के बावजूद। दूसरी बात यह है कि जितनी बातें भी मोदी जी ने आज अपने भाषण में कही हैं, जो मैंने सुनी है टीवी पर, उन्होंने खुद अटल बिहारी वाजपेयी को कंडम किया है, अब भारतीय जनसंघ वाली जो जनता पार्टी की सरकार थी उसको कंडम किया है। हर चीज में उन्होंने कहा मैंने सबसे पहले ये किया है, यानी अटल बिहारी जी ने कुछ किया ही नहीं था उनकी सरकार ने। जो मैं कहता हूं कांग्रेस से आपका बैर है, कांग्रेस को आप चाहे जो कुछ कह लीजिए, लेकिन जब आप अब पिछली सारी सरकारों के बाद अपने आप को नंबर 1 शो करना चाहते हैं, तो आप सीधे सीधे ये कहते हैं कि अटल बिहारी जी ने कुछ नहीं किया, उनकी 6 साल की सरकार बिल्कुल नाकारा थी। जनता पार्टी के शासन में, जिसमें आपके जनसंघ के तमाम मंत्री शामिल थे, वो सरकार भी नाकारा थी और आपने सब कुछ किया है। एक उदाहरण छोटा सा मैं देना चाहता हूं। मतलब खुद वाहवाही लूटना चाह रहे हैं मोदी, ये आप कह रहे हैं? वो कहते हैं साहब मैंने सारे गांवों में मैं बिजली पहुंचा रहा हूं। नहीं, वो आप सुनिए तो पूरी बात। वो कहते हैं साहब पूरे सारे देश के सारे गांवों में मैं बिजली पहुंचा रहा हूं। देश में 6.5 लाख गांव हैं। अगर 6.5 लाख गांव में 6,30,000 में कांग्रेस ने बिजली पहुंचा दी थी, तो अब 15-20 हजार के जो रिमोट एरियाज हैं वहां पर अगर थोड़ी सी बची हुई थी, तो उसमें कौन सा बहुत बड़ा आपके लिए वो है? कांग्रेस के शासनकाल में से अब तक करीब 6.25 लाख से भी ज्यादा गांव में बिजली पहुंच चुकी है। सुबोध जी, रुकूंगा। ब्रजेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। ब्रजेश जी, आप किस तरीके से देखते हैं मोदी की आज की स्पीच को, परिवर्तन रैली को किस तरीके से देखते हैं, और क्या माना जाए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जातिगत समीकरण हावी रहते हैं हमेशा राजनीतिक पृष्ठभूमि में भी, इतिहास में भी, ऐसे में मोदी के जो विजन को देखा जाए उत्तर प्रदेश के किले को फतेह करने के लिए, क्या इस तरह की स्पीच जरूरी है? अनुपम जी, पहली बात तो ये है कि जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जाति जो ये जड़ता थी वो टूटी थी, तो इसलिए ये अभी मैं नहीं कह सकता कि आगे पूरा जाति समीकरण ही हावी रहेंगे। हाँ, जाति समीकरण उत्तर प्रदेश में हावी रहते, बिहार में हावी रहते, वो रहेंगे, लेकिन इस कदर नहीं रहेगा जैसा पिछले। दूसरी बात यह है कि आज आप देखिए, एक सीधा सा संदेश है। ये जो लगभग जब आप यूपी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो लोग कह देते हैं कि 5 साल सपा 5 साल बसपा।
वास्तव में इस भ्रम को तोड़ने का आज प्रयास करने का मोदी ने किया है कि आज आप 5 साल इनको आप दे रहे हैं, 5 साल उनको दे रहे हैं, आप इसी तरह रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है और इस जगह से लड़ाई शुरू होती है। आज का जो भाषण है आप मोदी का देखिए, बहुत आक्रामक है और बहुत योजनाबद्ध ढंग से। साहब जी, आप दोनों को देते रहिए, दोनों भ्रष्टाचार, कोई किसी पर कार्रवाई नहीं करता, न ये कार्रवाई करते हैं न वो ये एक मैसेज देने का प्रयास है। और अब अनुपम जी, हालत ये है कि ये लड़ाई बड़ी तीखी होने जा रही है। आज के भाषण से और लग गया। बीजेपी की जो तैयारी है ही, सपा बसपा पहले ही तैयारी कर चुके हैं। इसका एक पहलू और है कि आज मोदी ने कांग्रेस पर हमला नहीं किया है। अब आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता। क्या माना जाए, कांग्रेस को रेस में नहीं मानते उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस से लड़ाई इतनी बड़ी नहीं है जितना सपा, हाँ उनको लगता है कि सपा बसपा से ही उन्हें लड़ना होगा अंत में जाके। जब अंतिम उसमें पहुंचेगी लड़ाई मोड़ पर, तब उन्हें सपा बसपा से ही लड़ना होगा। मैं आऊंगा विजय जी आपके पास और भी जानेंगे कि आखिर सपा बसपा के साथ और बीजेपी ने जिस तरीके से हमला किया और इसके क्या मायने। आईपी सिंह साहब, एक बात जानना चाहूंगा मैं आपसे, जिस तरीके से ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कि केंद्र से हमें पैसा नहीं मिलता, केंद्र हमारी विकास योजनाओं में एक बहुत बड़ा रोड़ा है, ऐसे में यहां पर आज बीजेपी के द्वारा यह कहा गया कि केंद्र की योजनाओं को उत्तर प्रदेश में सही तरीके से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा, रोका जा रहा है। आखिर ये रोड़ा क्यों बना जा रहा है केंद्र की योजनाओं में? क्या समाजवादी पार्टी दखल दे रही है? बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया है। 14-15 का अगर बजट प्राइमा फेसी उठा के देखा जाए तो 1,39,000 करोड़ रुपए भारत सरकार से आता है उत्तर प्रदेश को। 15-16 में 1,56,000 करोड़ रुपए आता है और यही एकमात्र कारण था कि 2,73,562 करोड़ का जो बजट था, बजट साइज था, चौथा बजट जो समाजवादी पार्टी ने प्रस्तुत किया था, और 5वें बजट में 3,47,000 करोड़ का, लगभग 3,49,000 करोड़ का जो बजट आया, वो मैं समझता हूं कि सप्लीमेंट्री अभी लेने वाली है सपा, वो 3,75,000 करोड़ के आसपास। ये साइज कहां से बढ़ा? ये साइज भारत सरकार का जो पैसा आ रहा है उन्हीं योजनाओं का। और कल रामविलास पासवान जी ने बहुत साफ तौर से कहा कि हमारी केंद्र की योजनाओं पर राज्य सरकारें अपना ठप्पा लगाती हैं और कहती हैं कि ये हमने आपको दिया। पीडीएस आईपी सिंह साहब, बताने की अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो साफ साफ बता दीजिए कौन कौन सी योजनाएं हैं केंद्र की जिनको की समाजवादी पार्टी रोक रही है, जिनका लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है? ऐसी कौन सी योजनाएं बताइए तो जरा। 30 रुपए अगर किलो चावल है तो 28 रुपए भारत सरकार देती है। अनुपम, कुछ आपने पूछा है? मैंने ये पूछा आईपी सिंह साहब, आखिर वो कौन सी योजनाएं हैं जिनको की समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा रोका जा रहा है? क्या लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं मिल पा रहा है? आखिर वो कौन सी योजनाएं हैं? देखिए, फसल बीमा योजना अभी उत्तर प्रदेश में जब भारत सरकार ने लागू किया, किसानों के पक्ष में ये इतना बड़ा फैसला लिया गया, उसको समाजवादी पार्टी आज तक उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाई। चाहे मुद्रा योजना बैंक के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश को जो सहयोग राज्य सरकार के माध्यम से मिलना चाहिए, जो 31 मार्च 2016 तक 1,36,000 करोड़ रुपए गरीब मजदूर और जो जरूरतमंद लोग थे उनके हाथों में देने का काम किया। उन तमाम योजनाओं में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी। सिंह साहब, मैं जानूंगा और भी आपसे, जाहिर तौर पर आप तर्क अपने जरूर दे रहे हैं। वंदना जी, क्या समाजवादी पार्टी सच में बदले की भावना से काम कर रही है? आखिर केंद्र की योजनाओं में रोड़ा क्यों बना जा रहा है, जैसा बीजेपी का आरोप है? 30 पैसे से 2 रुपए 80 पैसे बिजली लीजिए। उत्तर प्रदेश में पावर आती नहीं है, विकास कैसे होगा? एक इल्जाम है समाजवादी पार्टी पे कि ये रोड़ा जो है इस तरीके से हम लोग वो कर रहे हैं। आप गांव में जाके देखिए, जनता के बीच जाके देखिए, आपको सब सारी चीजें आपको जो है तुरंत पता चल जाएंगी कि कहां पे, चाहे महिलाओं के क्षेत्र में हो, क्या हकीकत है जो आईपी सिंह साहब कह रहे हैं कि इन योजनाओं पर कोई काम नहीं हुआ, उनका लाभ जनता को नहीं मिला? क्या हकीकत है उत्तर प्रदेश में इन योजनाओं की? जनता को पूरा का पूरा लाभ मिल ही रहा है, इसीलिए जनता दोबारा समाजवादी पार्टी को ही चुनेगी। वो आगे वक्त ही बताएगा।
वंदना जी, वक्त तो बताएगा, लेकिन आप ये बताइए कि हकीकत क्या है उन योजनाओं की। वर्तमान में जो योजनाएं हैं केंद्र की, जिनको लेकर आईपी सिंह साहब सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनकी हकीकत क्या है वर्तमान? इनसे पूछे 5 जिले और 50 गांव या ऐसे 5000 किसानों की बात बता दें। उधर से जो बोल रहे हैं सुनाई नहीं पड़ रहा है स्पीकर में। फिर से जरा बोलेंगे जी वंदना जी बताइए। ये किससे वंदना जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से केंद्र की योजनाएं जरा रिपीट कर दीजिए। क्रियान्वित नहीं हो पा रही हैं उत्तर प्रदेश में, बीजेपी का ऐसा कहना है, आपकी पार्टी कहती है कि केंद्र सरकार की तरफ से पैसा नहीं मिलता और केंद्र सरकार हमारे लिए एक रोड़ा बन रही है। ऐसे में दिक्कतें कहां आ रही हैं? देखिए, दिक्कतें कहीं नहीं है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। वो कहते नहीं कि एक किसी को भी प्रॉब्लम को आप समाजवादी पार्टी के ऊपर डाल दे कि आप ये कर रहे हो, आप ऐसे कर, इस तरीके से देखिए नहीं चलता है। क्योंकि एक उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और यहीं से ही प्रधानमंत्री इनफैक्ट हमेशा चुने जाते हैं मैक्सिमम टाइम्स। तो अगर हम विकास के कार्य को देखें तो आप चाहे महिलाओं के उसमें देख लीजिए, चाहे आप कृषि के क्षेत्र में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, काम बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। और अभी आप आने वाले चुनाव में जो आप देखेंगे तो हमारे जो पार्टी है वो देखे दोबारा रिपीट करेगी। क्या किया आपकी सरकार ने कानून व्यवस्था के मसले पर, गुंडागर्दी को रोकने के लिए? और जिस तरीके से चीजें निकल कर आ रही हैं कि सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है इस सरकार में उत्तर प्रदेश में, क्या मानती हैं ऐसा है आपकी सरकार में? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, पुलिस कोई एक आदमी के पीछे पीछे तो नहीं जाएगी ना। आप बाकी पिछले रिकॉर्ड ब्रजेश जी के पास जाऊंगा। ब्रजेश शुक्ला जी, किस तरीके से देखते हैं आप, क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो मसला है उसको बीजेपी कैश करना चाहती है? कानून व्यवस्था के मसले पर सियासत को गर्म करना चाहती है, चाहे कैराना का मुद्दा उठाओ, चाहे मथुरा का मुद्दा उठाओ, इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी आम जनता के दिलों में जगह बनाना चाहती है और उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है आने वाले वक्त के लिए। अनुपम जी, केवल बीजेपी नहीं, इस मुद्दे पर मथुरा और ये कैराना, अब कैराना तो अभी आया है, इसकी जांच हो रही है, तब पता चलेगा कि कैराना में कितनी सच्चाई कितनी नहीं सच्चाई है। लेकिन मथुरा में आज मुख्यमंत्री ने माना है कि देर हुई है। वास्तव में ये जो देरी है ये उनके विपरीत चली जाती है। विपक्षियों को कहने का मौका मिलता है। वास्तव में समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी परेशानी इनके अपने लोग हैं, जो कानून व्यवस्था को तोड़ते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं। इनका नेतृत्व कई बार उनको चेतावनी दे चुका है। आपको लगता है कि सिर्फ कानून व्यवस्था का मसला उठाने से बीजेपी का जो मिशन और टारगेट 265 प्लस है वो पूरा हो जाएगा, या फिर आपको जमीनी स्तर पे भी काम करना होगा, कुछ करके दिखाना होगा? देखिए, ये कानून व्यवस्था तो एक मुद्दा है, बहुत मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था उसमें एक मुद्दा है। जब तक आप जमीन पर काम नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों तक नहीं जाएंगे, जब तक आप केंद्रीय जो योजनाएं उनको इस बारे में बताएंगे नहीं, ये बहस सुनते सुनते लोग उब चुके हैं कि मेरा दोष नहीं, इनका दोष है। ये पाले में दूसरे के गेंद फेंकने का क्रम बहुत दिन से चल रहा है। यहाँ पर पिछले 1 साल से यही खेल यहाँ पर चल रहा है। आपको बताना होगा, आपको जो आपकी योजनाएं उनको धरती तक ले जाना होगा, लोगों को और कुछ देना होगा, तब सारा मामला बने। कानून व्यवस्था तो एक मुद्दा है, वो रहेगा, लेकिन वो तमाम मुद्दों में एक मुद्दा सिर्फ है। आप इसको संपूर्ण मुद्दा नहीं मान सकते और सारी लड़ाई इसी मुद्दे पर आधार पर नहीं लड़ी जा सकती। सुबोध जी, आपकी पार्टी की किस तरह की रणनीति तैयार हो रही है? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी तो कह रही है उसका टारगेट 265 प्लस है और उसके लिए बाकायदा संकल्प भी ले रही है, संगठन में भी हो सकता है बदलाव हो जाए। आपकी पार्टी में भी ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर के एक बदलाव हो सकता है, तमाम तरह की कवायद चल रही है, उत्तर प्रदेश के किले को आपकी पार्टी भी फतेह करने का दावा करती है। देखिए, हमारी पार्टी में अभी एक बदलाव कल ही हुआ है, जो गुलाम नबी आजाद साहब को प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। और बदलाव तो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। इस चुनाव के माहौल में जो भी हाईकमान बीजेपी तो आपको रेस से बाहर मानती है, लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाना बीजेपी आपको रेस से बाहर मानती है, आपको गिनती रही है, कहती है सपा बसपा की जुगलबंदी है, कांग्रेस का कहाँ है नाम? उनको मानने दीजिए, उनको उनके मानने से नहीं होता। वो हमें अभी विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव में भी रेस से बाहर मांग रहे थे, खुद ही मुंह की खानी पड़ गई। आज मुंह छुपाए घूम रहे हैं ये लोग। तो ये उससे इनके कहने से कुछ नहीं होता।
मैं सिर्फ एक सवाल उठाना चाह रहा हूं कि मोदी जी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा वहां पर उठाया अपने भाषण में। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल से ज्यादा अब हो गया शासन में, अभी तक केंद्र में जो लोकपाल का बिल था वो पास होने के बावजूद आज तक इन्होंने लोकपाल क्यों नहीं बनाया? मोदी जी ने जब सीएम थे अपने गुजरात में तो भी वहां पर उन्होंने लोकपाल जैसी संस्था को एक किनारे कर दिया था, वहां पर उन्होंने उसको अपॉइंट नहीं किया। चलिए, आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध जी आपका, आईपी सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वंदना जी आपका, और दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और उन मुद्दों पर बात करने के लिए जो मुद्दे उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गंगा का पानी बहुत बह चुका है। सियासत बहुत तेजी से हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव के लिए बीजेपी ने संगम नगरी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर ये दर्शाने की कोशिश जरूर करती है कि हम तैयार हैं और हम बीजेपी पूरी तरह से सपा और बसपा की जुगलबंदी को खत्म कर अपनी ताकत का एहसास कराएगी। प्राइम डिबेट में आज बस इतना ही। नमस्कार।